एंड वेलकम टू परफेक्शन आईएएस और द हिंदू न्यूज़पेपर के जो डेली डिस्कशन हम करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का द हिंदू न्यूज़पेपर के डेली डिस्कशन में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं दी एडिटोरियल सेक्शन। और द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस जो है वो आपको परफेक्शन आईएएस की यूट्यूब चैनल पे डेली मिलेगा। और आपको बस इस एडिटोरियल सेक्शन को अच्छे से फॉलो करना है ताकि आपकी मेंस की आंसर राइटिंग मेंस 2024 फॉर यूपीएससी एंड फॉर ऑल अदर स्टेट पीसीएस जहाँ पे भी यूपीएससी पैटर्न पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, चाहे वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो या चाहे वो कोई और पब्लिक सर्विस कमीशन हो, जहाँ पे भी मेंस में क्वेश्चंस आ रहे हैं यूपीएससी पैटर्न पे, उस एग्जाम के लिए आपको ये एडिटोरियल सेक्शन का वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है मेंस की आंसर राइटिंग में। ठीक है, वो कैसे करेगा वो आप आज इस सेक्शन में देखोगे कि कितना हेल्प कर सकता है ये डिस्कशन आपको। नाउ दिस एडिटोरियल जो अभी डिस्कस करने वाले हैं विच इज द लीड एडिटोरियल टुडे। ठीक है, इट वाज रिटन बाय फुरकान कमर हु वाज अ फॉर्मर एडवाइजर फॉर द एजुकेशन इन प्लानिंग कमीशन, इज a professor for management at JMI, and he is also a secretary to the secretary general of the Association of Indian Universities. ठीक है, तो ही इज वेल वर्स्ड विद एजुकेशन एंड ऑल एंड साइंटिफिक रिसर्च। और इन्होंने जो एडिटोरियल लिखा है वो है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल पे। ठीक है, तो क्या है अभी जो बिल आया है दैट इज नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी है। किसको? यूनियन कैबिनेट ने जिसका अप्रूवल दिया है दिस बिल, एनआरएफ बिल 2023। दिस इज टू स्ट्रेंथन द रिसर्च इकोसिस्टम इन कंट्री। और रिसर्च क्यों करना है और रिसर्च इकोसिस्टम में प्रॉब्लम्स क्या क्या है, वो सब चीजें जो है इस बिल में यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ है अबाउट द कस्तूरी रंगन कमेटी which was the recommendations of this Kasturi Rangan committee which was set up in 2019 एंड द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई, जिसमें कस्तूरी रंगन कमेटी की रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, कुछ रिकमेंडेशंस को अडॉप्ट भी किया गया था और उसके बाद ये एनईपी आया और एनईपी और कस्तूरी रंगन कमेटी दोनों की रिकमेंडेशंस को NRF will take care of. ठीक है, so importantly both the documents mentioned in no certain terms that the institutions currently funding research such as जो अभी जो ये institutions हैं would continue to fund research as well as other private and philanthropic organizations। ये जितने भी institutions हैं या जो ये सब institution है, SERB is the state level institution for funding of the research। And the thing is साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड एक्ट 2008 में जो बना, this under DST, this was meant for what? This was meant for the research and this was meant for the funding of research। ठीक है, और अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये एडिटोरियल सबसे पहली प्रॉब्लम जो यहाँ पे डिस्कस करते हैं दैट इज फंडिंग ऑफ रिसर्च, in which he says that annual grant of not this but actually this 0.65% of the GDP of India as compared to 2.8% of US and 2.1% of China and 4.3% of Israel। अगर आप बाकी कंट्रीज का देखो तो उनका जो फंडिंग जाता है रिसर्च को लेके वो हमसे बहुत ज्यादा है और इसीलिए वहां पे इनोवेशन या वहां पे रिसर्च जो है बहुत तेजी से बढ़ आगे जा रहा है और इंडिया इज स्टिल नॉट डूइंग और इंडिया इज स्टिल लैकिंग ऑन दैट पैरामीटर। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा इसलिए जो है ऑथर यहाँ पे हाईलाइट करते हैं इस चीज को दैट द फंडिंग पैटर्न और द फंडिंग पैटर्न ऑफ द गवर्नमेंट जो अभी तक फंडिंग पैटर्न चल रहा था दैट वाज दीज बॉडीज वेर सेपरेटली फंडेड और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी सर्ब, दैट वाज द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। ठीक है, सो द बिल जो अभी आया है दैट इज द एनआरएफ बिल 2023, इट सीक्स टू रिपील द सर्ब एक्ट 2008। ठीक है, विच वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड ऑथर हैज सम पॉइंट्स हेयर जो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, एज ही सेज दैट कि एक्चुअल में द पीआईबी
या प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से जो रिलीज आया है, दैट सजेस्टेड दैट एनआरएफ विल हैव 10,000 करोड़ फॉर 5 years। ठीक है, हर साल उसको 10,000 करोड़ मिलेगा, और हर साल 10,000 करोड़ का टोटल अगर आप देखो तो इट्स 50,000 करोड़, है ना। तो 50,000 करोड़ का जो ग्रांट होगा या 50,000 करोड़ की जो फंडिंग होगी, उसमें 14,000 करोड़ विल बी बाई गवर्नमेंट एंड 36,000 फ्रॉम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। और जिसमें अभी हमने पास्ट वीक में देखा था कि CSR, ठीक है, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स, कैन गो इनटू दिस आल्सो। ठीक है, सो एनआरएफ will get a maximum annual grant of 2,800 crore over the next 5 years as mere 14% of what कस्तूरी रंगन कमेटी had recommended। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला था कि कुछ ही recommendations को एक्सेप्ट किया है, और कुछ recommendations जैसे इन इंस्टीट्यूशंस को बोला था, दोनों ने, कस्तूरी रंगन कमेटी और NEP 2022 ने, दैट इन इंस्टीट्यूशंस को कंटिन्यू कीजिए, इनको खत्म मत कीजिए, या सर्व को खत्म मत कीजिए, बट इनको कंटिन्यू कीजिए। सो बट फंडिंग पैटर्न में ऐसा होगा कि एनआरएफ विल बी दी सोल बॉडी जो फंडिंग देखेगी, तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस का रोल खत्म हो जाएगा। जबकि मैक्सिमम ग्रांट या एनुअल ग्रांट जो था, 14% ऑफ कस्तूरी रंगन कमेटी ने जितना रिकमेंड किया था, कस्तूरी रंगन कमेटी एक्चुअली रिकमेंडेड 20,000 करोड़। ठीक है, बट इट विल गेट ओनली 2,800 करोड़। तो वो कुछ इश्यूज हैं जो यहाँ पे ये हाईलाइट कर रहे हैं, दैट ग्रांट भी कम हो जाएगा और सर्ब विल बी सब्स्यूम्ड अंडर एनआरएफ, जो यहाँ पे ऑथर को लग रहे हैं प्रॉब्लम्स। तो जो हमने इससे पहले एनआरएफ बिल पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उस बिल में या उस नोट में आप ये ऐड कीजिए ये 2 पॉइंट्स, एंड आई गेस नथिंग मोर इज हेयर, जो यहाँ पे थोड़ा सा और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता था। तो व्हाट इज सर्ब? सर्ब हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन बिल्डिंग सस्टेनेबल रिसर्च, बट द थिंग इज हेयर कि रिफॉर्म्स के लिए इट्स नेसेसरी। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको चेंज लाना जरूरी है। ठीक है, अगर यहाँ पे इतने ज्यादा इंस्टीट्यूशंस हैं जो फंडिंग देख रहे हैं अलग अलग, है ना, तो अगर इनको कंसोलिडेट करके एक हेड के अंदर लाया जाए ताकि फिजिकल कंसोलिडेशन हो, तो जरूरी है। अगर फाइनेंशियल कंसोलिडेशन के लिए जरूरी है तो देन इट मेक्स अ पॉइंट हेयर कि हाँ, एनआरएफ का जो स्टेप है कि एक हेड के अंदर सारा फाइनेंसेस आ जाए, बिकॉज दिस विल हेल्प इन कैलकुलेशन एंड दिस विल हेल्प इन बजटरी एलोकेशन इजीली। तो author says that it's hoped that budgetary allocation for NRF will not be reduced by the amount allocated for the SERB। तो जो अभी तक SERB को allocate हो रहा था अमाउंट, उससे कम तो NRF को ना दिया जाए, at least that should be the minimum। And this has been recommended altogether by every committee that we should increase our funding in research। ठीक है, यहाँ पे 50,000 करोड़ या 10,000 करोड़ ईयरली बोला जा रहा है, बट द प्रॉब्लम हियर इज कि गवर्नमेंट फंडिंग कम हो जाएगी और प्राइवेट सेक्टर वैसे ही रिसर्च में कम फंडिंग कर रहा है। आई एम सॉरी, एक्चुअली आई एम हैविंग अ सीवियर कोल्ड। तो द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट हॉर्नेट्स नेस्ट in the Forest Amendment Bill. So the authors here, they have highlighted some issues out of the recent Forest Amendment Bill। And Forest Amendment Bill कब आया था? अभी 26 जुलाई को 2023, 26 जुलाई 2023 को फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल आया। ठीक है, दिस बिल commenced with promises of preamble and expressing a commitment towards net zero emissions by 2070, creating carbon sink, increasing forest cover, improving livelihood and forest dependent communities। तो अगर आपको फॉरेस्ट प्रोटेक्शन पे कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, या फॉरेस्ट एफॉरेस्ट्रेशन पे या री एफॉरेस्ट्रेशन पे कोई क्वेश्चन आता है, या आपको फॉरेस्ट कंजर्वेशन पे क्वेश्चन आता है, या आपको फॉरेस्ट राइट्स पे क्वेश्चन आता है, तो दिस वन नॉट फ्रॉम दिस प्रियम्बल, ठीक है, बट द लाइंस हेयर दैट कमिटमेंट से लेके यहाँ तक, दिस कैन बी अ बेटर इंट्रोडक्शन फॉर यू। ठीक है, ये लाइन आपके लिए बेस्ट इंट्रोडक्शन होगी व्हेन इट कम्स टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ठीक है, अब इस बिल में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल 2023 का है, ये हाईलाइट करते हैं ये ऑथर्स यहाँ पे, इस बिल के प्रॉब्लम्स क्या क्या है। द फर्स्ट प्रॉब्लम एरिया इज दैट देयर आर 3 पॉइंट्स। वन इज इट नैरो डाउन द डेफिनेशन ऑफ द फॉरेस्ट। तो अभी तक अगर आपको याद हो तो गोदा वर्मन केस हमने डिस्कस किया था, तो फॉरेस्ट को लेके, फॉरेस्ट and the area which is similar to forest,
ठीक है, गोदा वर्मन केस में बोला गया था दैट दिस टू शुड बी कैलकुलेटेड एज फॉरेस्ट एंड दिस टू शुड बी प्रोटेक्टेड एज फॉरेस्ट। ठीक है, क्यों? बिकॉज दिस इज सिमिलर टू फॉरेस्ट, है ना। तो ये जजमेंट आया था 1996 में। नाउ द थिंग इज अगेन देयर इज नैरोइंग डाउन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फॉरेस्ट विद दिस बिल। सेकेंड थिंग इज द एक्सक्लूजन ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रैक्स ऑफ फॉरेस्ट एरियाज। ठीक है, कुछ ट्रैक्स जैसे 100 किलोमीटर्स ऑफ द बॉर्डर of the international border, these will be excluded from the forest areas and granting sanction to additional activities that were regulated earlier। तो earlier जिन activities पे regulation था, चाहे वो mining थी या कोई और activity थी, now those activities will be लीज्ड आउट टू स्टेट गवर्नमेंट्स कि आप इनको रेगुलेट करो, या उनको थोड़ा सा ईज आउट किया जाएगा। ठीक है, उनको सैंक्शन मिल जाएगा लेस रेगुलेशन का। तो दीज आर दी थ्री प्रॉब्लम एरियाज जो यहाँ पे ऑथर हाईलाइट करते हैं। तो अब इनको डिटेल में समझते हैं। तो गोदा वर्मन केस में जो जजमेंट आया था, जिसमें बोला था दैट द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द फॉरेस्ट दैट इज एन एरिया विद ट्रीज रादर देन जस्ट एरियाज नोटिफाइड एज फॉरेस्ट। तो जो एरिया नोटिफाइड एज फॉरेस्ट इन द रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट बोलती है फॉरेस्ट अपने रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स में, बस उतना ही फॉरेस्ट नहीं है। हर एक जगह जहाँ पे ट्रीज हो बहुत सारी, जो फॉरेस्ट की डिक्शनरी मीनिंग में बैठता हो फिट कि हाँ ये फॉरेस्ट कहलाया जा सकता है, दैट टू इज फॉरेस्ट नाउ। और उसको लीगल प्रोटेक्शन मिल रही थी आफ्टर दी गोदावर्मन जजमेंट। इसके बाद द प्रेजेंट जो अमेंडमेंट आ रहा है दैट इज द 2023 अमेंडमेंट, it restricts the Forest Conservation Act to only legally notified forests and forest record in the government records। तो अब ये क्या करता है, बस इस पे रेस्ट्रिक्ट करेगा अपने प्रोटेक्शन को। ठीक है, अब यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन आ गया इस पे। तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि दिस एरिया विल बी लेफ्ट आउट, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा कमर्शियल प्लांटेशन। और ये कमर्शियल प्लांटेशन किस लिए होगा? कमर्शियल प्लांटेशन इसलिए होगा कि ये लोग क्या करेंगे, फॉरेस्ट उगाएंगे और उसके बाद उसको काट देंगे, और ये क्या होगा, ये लंबरिंग इंडस्ट्री या फॉरेस्ट इंडस्ट्री को प्रमोट करेगा। बट देयर वाज एन आर्टिकल, आई गेस आज से 15-20 दिन पहले, विच टॉक्ड अबाउट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फॉरेस्ट। प्राइमरी फॉरेस्ट इज दैट फॉरेस्ट ना जो पहले था, जो नेचुरली प्रोड्यूस हुआ था, एंड सेकेंडरी फॉरेस्ट इज द सेकेंड वन जिसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन हुआ या कुछ एनजीओज ने काम किया, उनने एफॉरेस्टेशन किया, और उसके बाद चाहे वो वाइल्ड फायर आया हो, मैसिव स्केल डिस्ट्रक्शन हुआ हो, या आपने झूम कल्टिवेशन या स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन किया हो वहां पे, तो वो फॉरेस्ट क्लियर हो गया, फॉरेस्ट लैंड क्लियर हो गया, बट उसके बाद दूसरी बार वहां पे फॉरेस्ट आया और वो सेकेंडरी फॉरेस्ट है। दिस एडिटोरियल टॉक्ड इन डिटेल दैट कि ये जो प्राइमरी फॉरेस्ट था ना, इसका कैपेसिटी बहुत ज्यादा था व्हेन वी टॉक अबाउट कार्बन सिंक। ठीक है, इसका कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है और इसका कैपेसिटी बहुत ही कम होता है। ठीक है, वन थिंग इज दैट। सेकेंड थिंग इज ये जो सिमिलर टू फॉरेस्ट या ये जो लैंड होगा जहां पे फॉरेस्ट होगा, दिस कैन बी क्लेम्ड अगेंस्ट व्हाट? दिस कैन बी क्लेम्ड अगेंस्ट कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो अगर आप इसको कलेक्टिवली देखो, तो एक तो ये प्राइमरी फॉरेस्ट और ये सेकेंडरी फॉरेस्ट, तो ये कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन में भी इसको क्लेम कर सकते हैं कि दे विल फर्स्ट टेक अवे और दे विल फर्स्ट यूज द लैंड विच इज अंडर द प्राइमरी फॉरेस्ट, और उसकी जगह अब वहीं पे सेकेंडरी फॉरेस्ट नहीं बना रहे हैं, बट कहीं दूर दूसरी जगह पे सेकेंडरी फॉरेस्ट बना रहे हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज यूजिंग अ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पजेज हैज टू ईदर प्रोवाइड दैट मच ऑफ अमाउंट कि जितना वो उसका एफॉरेस्टेशन में लग जाएगा, या उतना ज्यादा एफॉरेस्टेशन करना होगा उसको जिससे वो कार्बन सिंक बराबर हो जाएगा। दिस इज अंडर कैंपा। ठीक है, तो वो चीज समझनी जरूरी है कि ये यहाँ पे कितना ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। ठीक है, सो दिस चेंज कुड पोटेंशियली इम्पैक्ट अराउंड 28% ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट कवर encompassing 2 lakh square kilometers। दैट इज द मैसिवनेस ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, कि कितना ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है ये हमारे फॉरेस्ट लैंडस्केप को। देन दी अनक्लास्ड फॉरेस्ट्स ऑफ नागालैंड, ये भी कुछ ऐसे फॉरेस्ट्स है जिनको अभी तक क्लासिफाई नहीं किया गया है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में नहीं है, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ सकती है। प्लस स्टेट्स हैव रिफ्यूज टू आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट एरियाज डिस्पाइट द गोदावरमन जजमेंट। तो उनने आइडेंटिफाई ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि दे
मे नाउ अलाउ फ्रीली कि जाओ और डिस्ट्रक्शन करो, और उस एरिया को जो ऑलरेडी वहां पे आइडेंटिफाई ही नहीं है एज फॉरेस्ट, उस एरिया में ज्यादा हो सकता है ना। दैट इज समथिंग जहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान तो रखना पड़ेगा। ठीक है। तो सेकंड थिंग इज कि अगर आप देखो, फॉर द सेम रीजन लार्ज swathes ऑफ Aravalli Hills in Delhi National Capital Territory, which were considered ecologically significant, apart from being critical to the water security of the region, may be affected by this amendment. तो Aravallis पे भी affect आएगा। Second provision of this bill is it removes the need for forest clearance for security related infrastructure. 100 किलोमीटर बॉर्डर एरिया में अगर कोई भी चीज बनानी है फॉर सिक्योरिटी एरियाज, तो वहां पे कोई भी क्लियरेंस लेना जरूरी नहीं है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। थर्ड इज द बिल इंट्रोड्यूसेस एग्जेम्पशंस। अगर आपको कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बनाना है या जू बनाना है, सफारी पार्क बनाना है, इको टूरिज्म फैसिलिटी बनानी है, तो वहां पे आप जो फॉरेस्ट एरिया है उसको यूटिलाइज कर सकते हो, और वहां पे अगर आप फॉरेस्ट काटते भी हो तो भी वो चलेगा। ठीक है। अनरेस्ट्रिक्टेड पावर्स टू द यूनियन गवर्नमेंट have been given under this bill, and any desired use can be done beyond those specified under the original or the amendment act. So these are some problem areas जो यहाँ पे authors ने highlight किए हैं। ठीक है। Plus there is one more dimension of this, that is कि you are disenfranchising the forest people, कि आप उनके राइट्स को वापस ले रहे हो। तो अगर आप यहाँ पे जो ऑथर है ये आर्ग्यू कर रहे हैं इस चीज पे कि जो आपका फॉरेस्ट लॉ है, अगर आप देखो शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स एक्ट, जो फॉरेस्ट एक्ट 2006 का है, फाइंड्स नो मेंशन ऑफ व्हाट। Another important concern of this bill is that this bill makes no reference of any other forest law. तो जो बाकी फॉरेस्ट लॉज हैं अगर उनका मेंशन नहीं है, तो फिर उनमें जो प्रोविजंस है वो इस लॉ से कन्फ्रंट कर सकते हैं, एंड दिस मे ईज द एक्सक्लूजन and ease of diversion of the forest areas from the forest people to the non forest people। ठीक है। so this is not just a matter of equity, but actually अगर आप नेपाल में देखो तो उन्होंने जो लोकल फॉरेस्ट थे उनने लोकल कम्युनिटीज के हवाले किए, और उसकी वजह से नेपाल में 26% टू 45% ग्रोथ हुआ है फॉरेस्ट कवर में इन जस्ट 3 डेकेड्स, मतलब 30 साल में 45%। इट्स लाइक अराउंड डबल। ठीक है। लेस देन डबल, 26 to 45%, लाइक 20 बेसिस पॉइंट्स का ये हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है। तो दैट इज हाउ इट हेल्प्स, और यही चीज हेल्प करेगी हमारे नेट जीरो कार्बन कमिटमेंट्स में, जो 2070 में हमने नेट जीरो कार्बन कमिटमेंट्स किए हुए हैं। ठीक है। एक्सक्लूजन्स में रेज आईब्रोज एंड देखो यहाँ पे एक ऐसा लाइन लिखा है दैट व्हेन डेमोक्रेसीज गियर grind a little too slowly, it's better to fix them than to dismantle them। ठीक है। कि जब कभी भी डेमोक्रेसी, ठीक है, थोड़ा बहुत भी शिफ्ट लाती है अपने अंदर, या थोड़ा बहुत भी स्लोली चेंज होने लगती है, इट्स बेटर टू फिक्स देम। आप उसको ठीक कराओ। ये वैसी बात है अगर आपने नई एक बाइक लाई है, या आपकी कोई बाइक है जो एंटीक है, आप उसको बेचना नहीं चाहते हो और आप उसको रखना चाहते हो, ठीक है, तो इट विल बी बेटर फॉर यू टू फिक्स इट देन टू डिसमेंटल इट, है ना। चाहे वो आपको कितनी ही प्यारी हो, और आपको पता है कि आप नई वाली एफर्ट भी नहीं कर सकते हो। तो दैट इज द केस विद डेमोक्रेसी, एज एरिस्टोटल सेज दैट democracy is the worst form of government, but it's the best practicable form of government, as we do not have any other option other than democracy। ठीक है। तो when democracy start to grind, you need to fix them। तो this is something जो author यहाँ पे relate कर रहे हैं इस चीज से, that this may violate the forest clearance, और there are जैसे यहाँ पे बोलते हैं कि unrestricted powers to union government। ठीक है। तो that is something which he relates to democracy, which he relates to the power change। Now he suggests that administrative process can and should be speeded up, and needless delays in environmental clearances should be avoided। India's northern borders, where the exemptions, जो 100 किलोमीटर का exemption है, that will perhaps be most used as are framed by the geologically active हिमालयाज। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आपको याद हो जोशीमठ का भी इंसिडेंट, दैट जोशीमठ वाज सिंकिंग
ठीक है, वहां पे बहुत सारे घरों में डिस्ट्रक्शन हुआ। जोशीमठ उत्तराखंड का एरिया है, ठीक है। व्हाई इट स्टार्टेड सिंकिंग? बिकॉज ऑफ द बेस, बिकॉज ऑफ द टेक्टोनिक एक्टिविटीज विच आर देयर इन हिमालयाज। तो उसकी वजह से नाउ दिस environment of Himalayas and northeast Himalayas or the Kashmir Himalayas or the central Himalayas, it's very much fragile, और उसका ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, as the author also highlights the same। ठीक है, देन कम्स द टेक्स्ट एंड द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, सोलर एनर्जी कैपेसिटी अचीव्ड बाय इंडिया अगेंस्ट द टारगेट। द टारगेट इज, अभी करंटली हमने 70.1 गीगावाट्स अचीव किया है। अनदर 55.6 गीगावाट्स इज अंडर कंस्ट्रक्शन। in 2023, 2022, 2023, the solar energy based generation was 1,02,000, uh, one, okay, this much of million units, 1 million units। ठीक है, so the total power generation is this much of million units, not important for us, which was imported for Bhutan, but yes, this point is important that 70.1 gigawatts is currently the solar energy capacity जो हमने अचीव कर ली है। 55 will be added more, that's important for us। ठीक है, not this, इतना बड़ा नंबर याद भी नहीं रहेगा किसी को। ठीक है, so then the anatomy of Yamuna flood plains, and author here highlights कि जो यमुना फ्लड प्लेन्स है, दे हैव एक्चुअली सेट द कोर्स ऑफ दिल्लीज अर्बनाइजेशन, कि जहां जहां से यमुना बहेगी वहां वहां से अर्बनाइजेशन नहीं होनी चाहिए थी, वहां वहां से ह्यूमन सेटलमेंट नहीं होना चाहिए था। यमुना वाज द थिंग जो दिल्ली की अर्बनाइजेशन को या दिल्ली के कंस्ट्रक्शन को एक पाथ दे रही थी। ठीक है, हाउएवर जो रैम्पेंट कंस्ट्रक्शन हुआ है, जिसकी वजह से फ्लड पाथवेज ब्लॉक हो गए हैं, दैट हैव इम्पीडेड दी रिवर्स राइट टू एक्सपैंड। ठीक है, तो जो रिवर का राइट टू एक्सपैंड होता है, राइट टू एक्सपैंड, व्हाट डू यू मीन बाय राइट टू एक्सपैंड? दैट इट हैज दिस कैपेसिटी कि इट कैन एक्सपैंड बियॉन्ड इट्स प्रेजेंट कंडीशंस। जितना इसका अभी कोर्स है उससे बाहर भी जा सकता है, बिकॉज इट्स अ नेचुरल एंटिटी, इट कैन ग्रो, है ना। जैसे हम, we too have right to expand। तो why are Yamuna floodplains important, and what are the consequences of this rapid urbanization, and how many people are dependent on the river? इसका आपने देखा होगा अभी दिल्ली फ्लड्स में, ठीक है, कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है, कितने ज्यादा लाइव्स चले गए हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो, तो बैटर्ड बाय हेवी रेन्स यमुना looks slow, sluggish last 60 years, gushing through elite neighborhoods building this Taj Mahal। more than 25,500 people were evacuated and ferried to rescue camps in the bow streams of the waste। और इतने ज्यादा लोगों को अफेक्ट कर चुका है जो यमुना में अभी फ्लड आया था। नाउ देयर इज अ लेट एनवायरमेंटलिस्ट अनुपम मिश्रा जिनने पहले बोला था, बहुत पहले, दैट वंस यमुना वाज कॉल्ड एज दिल्लीज रियल टाउन प्लानर। यही चीज थी जो मैं डिस्कस कर रहा था, दैट दिस वाज दिल्लीज रियल टाउन प्लानर। इट meandered थ्रू दिल्ली, ensuring that city was never short of water and never ravaged by famine and flood। but haphazard construction की वजह से, एक्टिविटीज और रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से, दी यमुना गॉट श्रंक। इतना ज्यादा श्रंक हो गया कि यमुना वाज टोटली पोल्यूटेड। और लास्ट ईयर भी हमने देखा था, और लास्ट ईयर भी हमने देखा था दैट जो लोग दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली मयूर विहार वाले साइड में, जितने भी लोग दिल्ली में रहते हैं बॉटनिकल गार्डन से, जो अगर आपने ट्रेवल किया होगा कभी मेट्रो से, ठीक है, तो यमुना वाज टोटली फ्लडेड एंड देयर वाज लाइक इतना ज्यादा झाग था यमुना पे जमा हुआ पोल्यूशन की वजह से। तो वो सारी चीजें, जो पोल्यूटेड रिवर था, एंड यमुना नीड्स टू क्लीन इटसेल्फ, है ना, एंड अ रिवर नीड्स टू क्लीन इटसेल्फ, बिकॉज दीज ऑल आर नेचुरल एंटिटीज। एंड अगर आप देखो तो वही हो रहा है अभी, दैट इट्स रिक्लेमिंग इट्स ओन टेरिटरी। जो इसके पास पहले टेरिटरी थी, इट्स रिक्लेमिंग इट्स ओन टेरिटरी, एंड दैट्स हाउ द ऑथर राइट्स इट। बट ऑथर यहाँ पे हाईलाइट करते हैं कुछ चीजों को, जैसे लार्ज पोर्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन जो हुआ है, जिसको आप देख सकते हो, दैट दिल्ली का लार्जेस्ट डीपू जो पब्लिक बस सर्विस है, जो यहाँ यमुना बैंक के किनारे पे ही है, अक्षरधाम टेम्पल कॉम्प्लेक्स यमुना बैंक के किनारे पे है, कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज, या मेट्रो स्टेशन यमुना बैंक का। दिस वाज आल्सो हाईलाइटेड अर्लियर बाय वन मोर ऑथर, पिछले हफ्ते में,
ठीक है, कि these are the illegal construction, these are the constructions which are there on the Yamuna's flood plains. ठीक है, and now the author talks about the Delhi's master plan for 2041, that how Delhi has done the zonation of its areas or the Yamuna flood plains at zone 0 delineated into two parts. और उसके बाद उसमें एक तो है एक्टिव फ्लड प्लेन और दूसरा है रेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन इज अलाउड इन दी रिवर फ्रंट। ठीक है, तो एक हो गया हमारा एक्टिव फ्लड प्लेन दैट इज रिवर जोन, और दूसरा है रिवर फ्रंट दैट इज दी फ्लड प्लेन विच इज रेगुलेटेड फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पजेस। ठीक है ना, तो दिस जोनेशन इज देयर, प्लस द साउथ एशियन नेटवर्क ऑन डैम्स, rivers and people, that is sand RP, in 2020 found that large parts of the Yamuna floodplains and riverbeds are grossly abused due to lax implementation. So this point you can use in your answer. This point you can use in your answer when it comes to river conservation or river uh, like pollution, river expansion or floods or such. अगर इससे रिलेवेंट कोई भी क्वेश्चन आता है इन आर डिजास्टर मैनेजमेंट जीएस पेपर थर्ड, ठीक है, तो द कंसेप्ट ऑफ फ्लड प्लेन जोनिंग इज नॉट मेन स्ट्रीम्ड इन द मास्टर प्लान। ठीक है, इसको थोड़ा सा और इलेबोरेटिव वे में मास्टर प्लान फॉर दिल्ली 2041 में इनको कंसिडर करना चाहिए था, बट ऑथर हियर सेज दैट इट वाज नॉट मेन स्ट्रीम्ड इन द मास्टर प्लान। ठीक है, एंड ऑथर हियर क्रिटिसाइजेस द गवर्नमेंट दैट इट्स रिडक्टिव इफ यू से दैट to locate the flood plains as a site of conflict between development and nature. अगर आप बोलते हो that कि flood plain is a site of conflict between development and nature, तो this is a reductive approach और ये वाले approach से हमें काम नहीं करना चाहिए. We should ensure that this flood plain never gets used or overused or abused by the human settlement. ठीक है, as the nature respects us, we should also respect the nature's entity, है ना, the natural entities. So this was all about the discussion today. ठीक है, न्यूज डिस्कशन में मैंने 2 क्वेश्चंस दिए हैं फॉर मेंस। ठीक है, न्यूज डिस्कशन में मैंने 2 क्वेश्चंस दिए हुए मेंस में, और ये वाला जो पोर्शन है एडिटोरियल वाला सेक्शन, अगर आपको इसमें भी कोई सजेशन हो या कोई दिक्कत आ रही हो समझने में, यू कैन कॉल अस, योर सजेशंस आर वेलकम. Plus, if you are facing any issue in your answer writing for mains, you can call us here. And if you are facing any issues in your preparation for UPSC, you can connect here. Okay. I thank you all for being into this discussion. Thank you once again. All the best to all of you and have a good day ahead.